नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूं वो वीडियो है द पब्लिक रिएक्शन शो का और इसका टाइटल है इंडिया बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भाई यूरोप को हम तेल ज्यादा बेच रहे हैं सऊदी अरबिया से भी। मतलब सऊदी अरबिया जो है वो एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन उससे ज्यादा तेल हम बेच रहे हैं यूरोप को। तो चले भाई देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हमारे नेबर कंट्री इंडिया से न्यूज़ आ रही है कि जो यूरोप का है वो लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल जो है सप्लायर बन गया है। सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है। रशिया से ऑयल कच्चा तेल परचेज करते हैं, इंडिया में रिफाइंड करते हैं, फिर पूरे यूरोप को बेचते हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया क्या कर रहा है? सही तो मास्टरमाइंड है सारा कुछ ना। फिर सर इंडिया हम कह सकते हैं कि एक मास्टरमाइंड है। और जैसे कि उसने साबित किया, जैसे आपको बताया अभी कि वो ऑयल रिफाइंड करते हैं और प्रॉपर सऊदीया से लेके यहाँ पे इंडिया में लेके आते हैं। तो इनके प्रॉपर एक मास्टरमाइंड है। जैसे कि आप जानते हैं रशिया से ऑयल खरीदते हैं, सऊदीया से भी खरीदते हैं कच्चा तेल, फिर अपनी कंट्री में उसको रिफाइंड करते हैं और फिर पूरे यूरोप को बेचते हैं। सर ये प्रॉपर सियासत है। हमारे सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, वो वहाँ पे अपना मुल्क संवारते सर रहेंगे। व्हाट आर स्ट्रेटजी? दिस इज स्ट्रेटजी सर। अब इसमें एक बात और आ रही है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है ना, उसकी वजह से काफी यूरोप जो कंट्रीज हैं वो रशिया से डायरेक्ट चीजें नहीं ले रहे, ऑयल ज्यादातर नहीं ले रहे। अब वो क्या कर रहा है, इंडिया ने इस पे क्या क्लिक खेला है कि उन्होंने रशिया से पहले खुद खरीदा है, अमेरिका रोकता रहा है, उन्होंने कहा हम नहीं रुकेंगे, खरीदा है, उसको रिफाइंड किया और फिर उसी यूरोप को, उसी गोरे को दोबारा बेच दिया। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें जरा। आप ये सब बात छोड़िए, इंडिया जो है मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर एक ना एजेंडा समझ ले के है ये, लेकिन हमें ऐसे लगता है एजेंडा है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए किसी हद तक जा सकता है। यानी कि वो देखें आप, जिस तरह अभी यार बताया ऑयल के किस तरह उसने रेट को किस तरह, यानी कि हम ऐसे आपस में देते रहेंगे, यार हमें मिल नहीं रहा, वो हम बल्कि इस तरह हमारे कोई इवेंट्स वगैरह आते हैं तो वो हमारे जो जो ऑयल की रेट है वो ऊपर चल जाते हैं। लेकिन वो वहां पे कैसे सियासत लड़ा के हमारे आपस में सियासत लड़ाते हैं, वो अपनी दूसरे मुल्कों का सियासत लगा के अपने पाकिस्तान को ऊपर, अपने इंडिया को ऊपर लेके जाते हैं। आपका ये कहना है कि जो पाकिस्तानी सियासतदान है ये आपस में लड़ते रहते हैं और जो इंडिया के सियासतदान है वो दुनिया के साथ सियासत करके अपने मुल्क को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर फिर तो बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं यार। बिल्कुल, बहुत सही लोग हैं। ये तो मानना पड़ेगा हमें। अखीर नहीं कर दी, यकीन कर दी। जिस अच्छा, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं वो 750 बिलियन डॉलर से प्लस कर गई हैं। अब उनका टारगेट है 900 बिलियन डॉलर और कहा जा रहा है कि उसमें सबसे जो मेन एक्सपोर्ट है ना वो इसी ऑयल की है। ना उनके कंट्री में ऑयल निकलता है, ना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो दुनिया से कच्चा खरीदते हैं, खुद रिफाइंड करते हैं, फिर दुनिया को बेचते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ऑयल की कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इस पे हमारे लिए कुछ शर्म की मकाम है, हमारे सियासतदानों के लिए। सर हमारे लिए शर्म का हमारे डूब मरने का मुकाम है सर। ये तो हमारे डूब मरने का मुकाम है कि यानी कि वो देखिए उसका, मैं सोच के हैरान हूँ कि यानी आप ये हैरान हुए इस तरह सर वो यानी कि वो वहां से आ रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और हमारे आपस में कर रहे हैं जी। अब इसमें और शॉकिंग न्यूज ये है कि सऊदी अरब को भी क्रॉस कर दिया है, जिनके घर से ऑयल निकलता है मतलब कि जिनके घर से ऑयल निकलता है वो दूसरे नंबर पे है और जो दुनिया से, रशिया से उधर उधर से पकड़ के फिर दुनिया को बेच रहा है नंबर 1 पे आ गया है और लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गए हैं। मैं तो हैरान हूँ, आप हैरान हुए? सर आप सब बातें छोड़ें, इंडिया सबसे ऊपर आए, हम जीला खाते हैं, हम जीले के पास चलते हैं। हमारा काम ही सिर्फ पाकिस्तान का काम ही एक है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, बस हमारा काम ही है। सिंपल सी बात है। हमें हमारे पाकिस्तान को इंडिया की इन स्ट्रेटजी से सीखना पड़ेगा, तभी हम ऊपर आएंगे। सर हमें उनसे प्रॉपर क्लासेस लेनी चाहिए, सीखने क्लासेस लेनी चाहिए उनसे कि यार। लेकिन हम तो आज भी जो है वो उनसे नफरत का पैगाम दे रहे होते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इसका एक चूरन बेचते हैं, अवाम के ज़हनों में हमने डाल दिया है वो हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन हमारा नहीं है, हम अपने खुद के दुश्मन है। वो तो तरक्की कर रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा सर। वो तो तरक्की कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए दुश्मनी करने का। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही सर। इनके हम जो है ना बेसिक पता की चीज़ है, हमें चाहिए कि हम दूसरे ममालिक से ना कुछ सीखें, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मुल्क के अपने मसले नहीं खत्म होते कि हम दूसरे ममालिक से कुछ सीख सकें, उनसे कुछ देख सकें। वो बल्कि हमें देख के खुश होता है, दूसरे ममालिक हमें देख खुश होता है कि यार ये इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। और बस पाकिस्तानियों का काम, मुझे बस लगता है कि यही रह गया है कि इन्होंने इंडिया की एक्सपोर्ट में कितना बूम आएगा इस तरह अगर वो ऑयल बेचते रहे पूरी दुनिया को, यूरोप को खास। सर इससे बूम आप समझ सकते हैं कि ये तो मैं कहता हूँ इंडिया खीरी कर देगा, इंडिया खीरी कर देगा सर। बस ये क्या, हमें भी सीखने की अब जरूरत आ गई है। अब यूएसए का प्रेशर कह रहे कि इंडिया ने प्रेशर, इंडिया तो प्रेशर लेता नहीं, हम प्रेशर ले जाते हैं। अब हमें भी रशिया से ऑयल खरीदने की जरूरत है।
सर हमें बल्कि अभी इन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया कि यूएसए ने हमें इजाजत दे दी है कि आप रशिया से ऑयल खरीद लो। ये कैसी शर्म की बात है कि हम आज भी इजाजत ले रहे हैं कि हम ऑयल खरीदें या ना खरीदें। इंडिया को इजाजत की जरूरत नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसे सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें आने वाले वक्त में इंडिया से में भी ऑयल खरीदना पड़ते खरीदना पड़ेगा। हमने तो ट्रेड बंद करके अपना नुकसान कर दिया। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे सर। अब आपको 282 रुपए का 1 लीटर मिलता है, अगर यही हम इंडिया से खरीद लेते हैं तो आपको 100-150 रुपए का मिलेगा। बिल्कुल ऐसे सस्ता पड़ेगा, बेनिफिट हो रहा है, हम तो वहां से खरीदते हैं फिर। तो आवाम तो चाहती है ना कि हम उनसे खरीद लें। बिल्कुल ऐसे ही सर, यानी कि आप देखिए ना कि वो किस तरह का मास्टरमाइंड इंडिया चला रहा है, उसमें कि उसकी सोच कैसी है। आप उनको जो सब कुछ छोड़िए, उसकी सोच चेक करें, उसका वो कैसा खेल कैसा है। इंटेलिजेंस की लेवल है। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ऐसे ही। कोई मैसेज अपनी गवर्नमेंट के लिए कि हमें भी कोई सस्ता ऑयल की कोई स्कीम निकाल दे। हमारी आवाम मर गई है ऑयल नहीं, पेट्रोल के लिए लाइनें लगी पड़ी हैं। सर हुकूमत को तो मैसेज दे दे के थक गए हम। कोई जरूरत ही नहीं मैसेज देने की। थक गई है आवाम जी बिल्कुल थक गए मैसेज दे दे के, सुनते ही नहीं है। जरूरत ही नहीं मैसेज देने की। ठीक, बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, इंडिया का ये मास्टरमाइंड है, जो भी है, जो भी कह लें, ये आज का नहीं है। ये सैकड़ों हजारों साल से हमारे अंदर ही। आपने सुना होगा कि एस जयशंकर साहब जो हैं हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया, बोला कि डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और ये सारी चीज़ें हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गीता पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो उसमें भगवान कृष्ण जैसा डिप्लोमेट तो आपको मिलेगा नहीं ना। जो वो हजारों साल पहले जिन नीतियों का पालन, जिन पॉलिसीज का पालन वो करके गए, किस तरह से पूरी चीजें की, उनसे बेहतर डिप्लोमेट तो नहीं मिलने वाला कोई। तो हमें और कहीं सीखने की जरूरत ही नहीं भाई। दूसरी चीज, आप कह रहे हो मास्टरमाइंड, अभी देखिए क्या हुआ, एक और खेल किया इंडिया ने। जयशंकर साहब गए थे कैरेबियाई देश जो है वो डोमिनिकन रिपब्लिक में गए थे। वो कैरेबिया में है, बहुत दूर, वो वेस्ट इंडीज जिधर है ना, बहुत सारे उधर है। वहां पर जाकर उन्होंने 2 देशों के लिए, अच्छा वो मीटिंग थी बिजनेसमैन वाली मीटिंग थी, मतलब डोमिनिका और इंडिया का बिजनेसमैन की, और उसमें जो पॉलिसीज होनी है उसकी मीटिंग थी। वहां पर उन्होंने 2 देशों का नाम लिया, एक देश चाइना, एक देश पाकिस्तान। और जाहिर सी बात है कि पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो वही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो इंडिया का अभी फिलहाल जो चाइना के साथ टसल चल रहा है उसको लेकर था, और पाकिस्तान जो टेररिज्म की फैक्ट्री बना हुआ है उसको लेकर था। वहां पर जाकर दोनों देशों का नाम लेकर कहा गया है। अब आपके यहां के जो बुद्धिजीवी हैं सो कॉल्ड, वो सब परेशान हैं कि भाई कहां इंडिया, कहां चाइना, कहां पाकिस्तान, कहां डोमिनिकन रिपब्लिक, और वहां जाकर उन्होंने चाइना और पाकिस्तान का नाम क्यों लिया। सुनिए जरा। आज जयशंकर जो हैं वो डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचे हुए हैं, और वहां पहुंच के जयशंकर टॉक्स अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय बोथ कंट्रीज रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी वो पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। अब इशू ये है कि अगर आपने वहां पर ये इनवाइट किया हुआ है 4 तारीख को, आपके यहां फॉरेन मिनिस्टर्स ने आना है, और पाकिस्तान में एक चीज होती है ना कि बर्फ पिघले किसी तरह से, बात आगे तो चले तो मतलब उसका एक टेम्परेचर, और मैं बिल्कुल इसको समझने से कासिर हूं। सुन लिया। अब आपके यहां सारे इंटेलेक्चुअल परेशान हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये कौन सी डिप्लोमेटिक चाल है इंडिया की। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसका असर जब होगा तब समझ में आएगा कि ओ, इसके लिए इंडिया ने ये चाल चली थी। आपको पता है ना कि शतरंज का गेम जो है वो इंडिया में इन्वेंट किया गया। उसमें एक शतरंज में एक होता है घोड़ा, वो 2.5 घर चलता है। तो नॉर्मली 2.5 घर जब वो चलता है तो क्या करने वाला है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो चारों तरफ 2.5 घर चल सकता है, 1 2 2.5 1 2 2.5 1 2 2.5। तो सामने वाला जो दुश्मन होता है ना, वो समझ नहीं पाता कि ये क्या करने वाला है, अगली 40 2.5 की कहां जाएगी, किधर जाएगी। वो सारे ऑप्शंस तलाश करता है, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता। और उसके अलावा भी कूटनीति चल रही होती है, उसके अलावा भी व्यू रचना चल रही होती है, हाथी से, घोड़े से, वजीर से, ये सब लगे होते हैं शतरंज में। यही काम इंडिया कर रहा है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पड़ोस में है, चाइना पड़ोस में है, कहां हजारों किलोमीटर दूर जाके उन्होंने नाम लिया है इन दोनों देशों का। सोच कर लिया है कुछ, और वो भी नहीं, वो आने वाले कई चालों का वो मेन पॉइंट बनेगा, और अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
समझ में आएगा तब जब उसका असर हो चुका होगा। अब ढूंढते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? रिजवान। सर क्या करते हैं? मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है और उसके अलावा प्रॉपर्टी का है बिजनेस। बिजनेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है? 282.70 है शायद। अवाम के साथ जुल्म है या नहीं है? भरपूर जबरदस्त। भरपूर। हाँ। आज नेबर कंट्री इंडिया से एक खबर आ रही है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज करता है, फिर इसको रिफाइंड करता है और फिर यूरोप को बेचता है और पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है रिफाइंड ऑयल सप्लायर का। सऊदी अरब को भी काट दिया है, क्या कहेंगे? और उसके अलावा उनका ना एक गन्ने से पता नहीं ES पता नहीं इस तरह करके कोई नाम है, वो भी साथ उसका पेट्रोल के साथ मिक्स करके दे रहे हैं और उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। कल ही मैं कोई न्यूज़ देख रहा था कि हमारा यहाँ का 5000 और वहाँ का सिर्फ 1400, मतलब इतना फ़र्क है करेंसी में। और बाकी पेट्रोल की वजह से तो पिछा जा रहा। अभी देखते हैं सुबह क्या रेट नया निकलता है। वो जो आपने नाम लिया ना, वो शायद इथेनॉल है, वो जो गन्ने के उससे निकालते हैं हम, इथेनॉल है, और उसको हम पेट्रोल में मिलाते हैं। और शायद ऐसा करने से मुझे लग रहा है कि कई हजार करोड़ रुपए हमने तो इंडिया में बचा लिए हैं फ्यूल में। रिजल्ट्स वही आ रहे हैं, लेकिन उसको मिलाने से क्या हो रहा है कि हमें पेट्रोल कम लागत मिल रही है और साथ में थोड़ा सा हमने उसमें इथेनॉल मिला दे रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा पैसे बच रहे हैं, हमारे काम उतना ही हो रहा है। और यही शायद हम बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं, शायद, जहां तक मुझे अंदाजा है, जहां तक मुझे जानकारी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने कहा वो सही कहा कि नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि पीएम मोदी का कोई बयान आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई हमने इतने हजार करोड़ रुपए शायद इथेनॉल की वजह से हमने बचा लिए हैं फ्यूल में, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अभी खैर मैंने हमारी अवाम पेट्रोल के लिए मर रही है और हमारा नेबर कंट्री इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है और फिर यूरोप को बेच देता है। और उनकी इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया की ऑयल से है। सऊदी अरब के घर से पेट्रोल निकल रहा है, तेल इंडिया के घर से नहीं निकल रहा, लेकिन स्ट्रेटजी चेक करें कि वो रशिया से खरीद के फिर भी पूरे यूरोप को बेच रहा है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे आया है, इंडिया सऊदी अरब को भी काट गया। अभी हमारे हुक्मरान अभी सोच रहे हैं कि क्या करना है, क्या होगा, ईरान से लेना है तेल, नहीं लेना, मतलब कोई समझ नहीं आ रही। और वो लेके बेच भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमारा अपना पूरा नहीं हो रहा। अपना भी पूरा नहीं हो रहा। अभी मैंने टैंक फुल करवाना था, नहीं करवाया, सोच थी कि शायद सुबह को कम हो, अभी देखते हैं सुबह क्या होता है। अगर सुबह बढ़ गया तो फिर सोच में ये भी पड़ेंगे कि हाँ भी ये रातों रात क्या हुआ, मतलब जो टैंक फुल करवाना था वो क्यों नहीं हुआ। सर एक और बड़ा ना तल्ख सवाल है, आपने लॉजिक के साथ जवाब देना है। हम हमेशा बात करते हैं कि जो है उधर जुल्म हो गया, इंडिया जो है वो हमारे मुल्क में जुल्म करवा गया, इधर साजिश कर गया, वो ये कर गया, ये हो गया, हमारे पीछे उसकी साजिश है, हमें ये नहीं आगे बढ़ने दे जा रहे। क्या आपको लगता है कि हम अपने खुद के जिम्मेदार, खुद के कसूरवार हैं या इंडिया हमारे साजिश कर गया? देखिए सबसे बड़ा अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया तो हमारे अंदर घुस चुका हुआ है, उनको अपने जासूस की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने हमारे अपने ही बंदे खरीदे होते हैं। मतलब हम अपने ही हुक्मरानों की वजह से, अपने ही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी वजह से हम बिके हुए हैं। उसकी वजह से हम मतलब क्या आगे करेंगे, हम ये सोचते हैं। सर आपको लगता है कि उनके पास इतना टाइम है कि वो हमारे पे फोकस करें? वो तो अपनी तरक्की पे फोकस कर रहे हैं, वो दिन ब दिन एक नई अचीवमेंट कर देते हैं। पिछले दिनों आपने सुना है मर्सिडीज अपनी बना दी, मेड इंडिया, फिर आपने सुना एप्पल स्टोर जो इंडिया में ओपन हो गया। वो तो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उनको तो हमें साजिश करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे अपने बंदे ही हमें आगे नहीं ना जाने दे रहे। अपना कसूर है ना, अपने घर को ठीक करने की जरूरत कसूर है, हम खुद कसूरवार हैं। हमें जहाँ पे कोई मौका मिलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ेंगे। चलो जी मैं अपने आप को ठीक कर लूं, अपना मैं उल्लू सवार लूं, बाद में देखी जाएगी जो मर्जी हो। एज अ नेशन तो फिर हम पीछे जाएंगे अगर इस तरह करते हैं। बहुत पीछे। एज अ नेशन इंडिया बहुत आगे है, बहुत आगे है। एडमिट करते हैं। ये सोच बिल्कुल करते हैं, हम ये सोचते हैं। शुक्र है कि जो पाकिस्तानी कौम है वो एडमिट करने लग गई है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब इंसान अपनी गलती को एडमिट करता है फिर वो तरक्की की तरफ निकलना शुरू करता है। जब वो अपना देखता है कि यहाँ हमारी गलतियां हैं, वहां पे हम ठीक कर सकते हैं, फिर वो तरक्की की तरफ जा सकता है। तो पाकिस्तान अगर अपनी गलतियां मानता है तो फिर तरक्की की तरफ जा सकता है। अरे सर कहाँ इक्का दुक्का लोग गलती मान देते हैं, कैमरे पर आकर कह देते हैं, लेकिन जो माइंडसेट है वो पाकिस्तान का बदल नहीं सकता ना। 99.99% पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन है। 99.99% पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि हिंदू दुश्मन है, यहूदी दुश्मन है।
99.99% पाकिस्तानियों का एक ही माइंडसेट है कि किसी तरह इंडिया और हिंदुओं को तबाह कर देना है। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। कौन गंदे लोग लगते हैं? इंडिया लोग। क्यों? क्योंकि वो गंदे लोग, वो क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अगर ये माइंडसेट नहीं होता तो आप ये बताइए कि पिछले एक साल में माइनॉरिटी के खिलाफ कंटेंट को आपके किताबों में, बच्चों की किताबों में बढ़ाया क्यों जाता? अगर इंटेंट सही होता आप लोगों का, तो आपको पता है कि आपकी जो राजनीति चल रही है, आपका जो देश चल रहा है, वो नफरत की बिना पर चल रही है। नफरत की बुनियाद पर ही, हेट की बुनियाद पर ही आपका देश चल रहा है। इसलिए आप ये नफरत भुना रहे हो। और इंडिया से नफरत, हिंदुओं से नफरत, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। तो इक्का दुक्का लोग आ जाएंगे, कैमरे पे बोल देंगे, इससे कुछ होगा नहीं। जब करने की बारी आएगी तो ये भी साथ दे जाएंगे। इसमें जब तक बड़े पैमाने पर आप लोग नहीं शुरू करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये बात सही है, आगे देखते चलिए। अभी तो इलाज बहुत होना बाकी है इंडिया की तरफ से। बिल्कुल जा सकता है अगर हमारे अवाम और पॉलिटिशियंस ठीक हो जाएं तो। हमारे हुक्मरान बेहतर हो जाएं तो हम अवाम खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। बेसिकली हम नीचे से ही अवाम खराब है। हम कहते हैं जी वो खराब है, वो गलत है, वो गलत है। नहीं, हम खुद गलत है। कानून एक हो जाए गरीब के लिए और अमीर के लिए, ऑटोमेटिकली बेहतरी आ जाएगी। मतलब अमीर को सजा नहीं मिलनी, गरीब को सजा मिलनी है, तो उसमें क्या होगा? अमीर को पता कि मैंने छूट जाना है, मैंने ये कर लेना है, मैंने बाहर चले जाना है, गरीब का क्या होगा? यही तो वजह हम नीचे जा रहे हैं। यही तो वजह हमारे लोग आटे में लाइन लगा मर रहे हैं। यही तो वजह हमारे लोग पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर रहे। और हमारा नेबर कंट्री आजाद तो हम इकट्ठे हुए थे, आज वो दुनिया को, यूरोप को बेच रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ये सुन के कब आजाद हुए थे सर आप? किससे आजाद हुए थे? 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का देश कहां था सर? ये तो बता दीजिए। फैक्चुअली गलत पॉइंट्स मत डालिए ना, बड़ी हाथ जोड़कर गुजारिश है। फैक्चुअली आप मुझे बता दो कि 1947 से पहले पाकिस्तान नाम का देश किसका गुलाम था? वो देश कहां पर था? ये मुझे आप बता दो। आजाद कहां हुए आप? आजाद तो तब होगे जब आप गुलाम होंगे। आप गुलाम नहीं थे। पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। हां, अलग देश बना, बंटवारा हुआ, नया देश बना। आप ये कहिए, यौम पैदाइश आप कहिए। ये लॉजिकली, करेक्टिकली ये सही है, करेक्टफुल है। ये आजाद हुए, कट्ठे आजाद हुए। कट्ठे गुलाम किधर थे भाई? आप ये तो बता दो। फैक्ट्स पे बात करो ना यार। शौक हुए थे। सर देखिए, शौक तो होते हैं, रोजाना ही होते हैं। अब हम क्या करें? मतलब अपने एंड पे हम सिर्फ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं। कि यहाँ पे अगर मिसाल है कि मुझे कोई अगर मौका मिला है, अगर किसी जगह पे गलत है तो मैं उसको रोकूं कि यार नहीं भाई, मैंने भी इससे फायदा नहीं लेना, आप भी ना लो, ये मुल्क का नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। मिसाल है कि बाहर से लोग पैसा जो भेजते हैं, हवाला हुंडी के जरिए भेजते हैं, उससे बेहतर है कि बैंक के जरिए भेजें, ताकि बैंक में जो है कंट्री को फायदा हो। कंट्री को फायदा हो। हम अपने थोड़े से मुफाद के लिए, मिसाल है कि अगर हमने वहाँ से 1000 यूरो भेजा है या 1000 डॉलर भेजा है या 1000 रियाल भेजा है, तो 1000 रियाल का अगर मिसाल है 60,000 रुपया बैंक दे रहा है, तो बाहर मिल रहे हैं 62,000। अभी 2000 का फायदा हो गया। एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं बता रहा। तो हम ये देखते हैं जो मेरा 2000 का फायदा होया, मैं जो है ना, मुल्क को मैंने क्या करना है। मतलब गलत काम कर देंगे 2000 के पीछे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये ना हो। ये ना हो। हाँ, ये रोकेगा। आप भी ये चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान तरक्की करे। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे। जब हम गलतियों को मानेंगे, फिर गलतियों को ठीक करेंगे। आज हम जो है वो यूएसए से परमिशन ले रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल खरीदें कि ना खरीदें। और वही टाइम पे इंडिया ने यूएसए से नहीं पूछा था कि मैं ऑयल खरीदूं का नहीं। आज वही रशिया से खरीद के पूरी दुनिया को बेच रहा है। और आपको इस चीज का भी आइडिया होगा, 900 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करने जा रहा है इंडिया इस फाइनेंशियल ईयर में। और सबसे जो मेन चीज है वो पेट्रोलियम है। और हमारी इंपोर्ट सारी बात तो भी है। हमने एक्सपोर्ट तो क्या मुकाबला रह गया कोई जमीन आसमान का? क्या एक्सपोर्ट करनी हमने, कोई समझ नहीं आ रही। कोई समझ नहीं आ रहा। को गवर्नमेंट को मैसेज दे दें, कोई होश के नाखून ले ले। देखिए, गवर्नमेंट को मैसेज क्या है? मतलब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि हम खुद अपने आप को ठीक करें, ऑटोमेटिकली ऊपर सारे के सारे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। हम गलत हैं, ये मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू। हम अगर ये कह लो जी मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं, आप गलत, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही गलत।
फिर हम सही मैं position अपने आप को ठीक करूं, बेहतर करूं, ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, काफ़ी जो अप्रिशिएट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये होता है बिजनेस, ये होती है स्ट्रेटजी, ये होती है प्लानिंग, कि यूएसए का प्रेशर भी हैंडल किया, दुनिया का प्रेशर भी हैंडल किया, उसी रशिया से ऑयल कच्चा ख़रीदा, फिर उसको रिफाइंड किया, फिर दुनिया को ही बेचा और उनको बेचा जिन्होंने बाइकआउट किया था रशिया ऑयल का, चाहे वो जहाँ से भी आए, इंडिया तो बीच का रास्ता इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा कर गया। और इसी से ही जो इकॉनमी उनकी कितनी स्ट्रांग होगी कि उन्होंने टारगेट रखा था 550 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट का, और उनका जो मेजर पार्ट है वो पेट्रोलियम्स की ही एक्सपोर्ट है, और अब वो इससे और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और 900 बिलियन का जो उनका टारगेट है वो क्रॉस कर जाएंगे। ये होती है बिजनेस स्ट्रेटजी। पाकिस्तान वालों को भी कुछ सीखना चाहिए। इनका तो अपनी आवाम के लिए इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, ये बिजनेस उससे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी सीख लो नेबर से। नेबर्स तो इतना अच्छा कर रहे हैं, खुदारा आप भी अच्छा कर लो। कैसी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। कैसे सीख लेंगे भाई, कैसे सीख लेंगे पाकिस्तानी? जब एक 9वीं क्लास का बच्चा कैमरे पर आकर कहे कि जी मेरा वश चले तो मैं सारे हिंदुओं को मार दूं, मेरा वश चले तो मैं इंडिया पर अटैक कर दूं। 9वीं क्लास का बच्चा, सुनिए। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं, हिंदू को। क्यों मार दूंगा? उसको मारना चाहिए भैया, वो अब गैर मुस्लिम है तो मार देना उसको। मैं 9th क्लास में। हाँ जी। और इसको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान में भतेरे मिल जाएंगे, और इसके बाद आप कहते हैं कि कुछ सीख लो। क्या सीखेंगे आप जब आपने अपने बच्चों के जहन में ये नफरत भरी है तो? और ये नफरत कौन भर रहा है? ये नफरत आपकी सरकार भर रही है, ये नफरत आपकी किताबों में लिखी गई है, ये नफरत आपने बढ़ा दी है पिछले 1 साल में माइनॉरिटीज के खिलाफ। उसके बाद आप कहते हैं कि कुछ सीख लो, संबंध अच्छे कर लो। क्या किसी पाकिस्तानी ने उठकर यह आवाज उठाई कि जी हमारी किताबों में यह क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें क्यों हमारे बच्चों को नफरत भरी जा रही है, क्यों हमारे बच्चों के दिमाग में निगेटिव चीजें भरी जा रही हैं, क्यों हमारे बच्चों के दिमाग को करप्ट किया जा रहा है? क्या किसी पाकिस्तानी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें भी पता है, क्योंकि वो भी वही पढ़ के आए हैं। तो उन्हें भी लगता है कि इंडिया को मिटा देना है, हिंदुओं को मिटा देना है, यहूदियों को मिटा देना है, तो वो भी अपोज नहीं करते। तो जब आप गलत होते हुई चीज को अपोज नहीं करेंगे तो आप लोगों के साथ यही होगा। एक नेगेटिव माइंड कहां से पॉजिटिव स्ट्रेटजी बनाएगा सर? कहां से वो पॉलिसी बनाएगा अच्छी? नेगेटिविटी खुद को खा जाती है जिसमें वो रहती है, और वही पाकिस्तान को खा चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये नहीं है कि आप सीखते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप लोगों ने नफरत बढ़ाई है। उस नफरत को खत्म करिए, पहले जड़ से किताबों से हटा दीजिए, जहां पर ये लिखा है कि हिंदू आपके दुश्मन है, यहूदी आपके दुश्मन है, सिख आपके दुश्मन है, इंडिया आपका दुश्मन है। वो लाइनें हटा दीजिए, तब जाकर 3-4 जनरेशन के बाद शायद आप ठीक हो पाएंगे। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया की स्ट्रैटेजीज अपने देश के फायदे के लिए होती हैं, अपने देश के लोगों के लिए होती हैं, और उसी का फायदा हमें मिल रहा है। आप कह रहे हैं 900 बिलियन डॉलर्स, हमने टारगेट रखा है 1 बिलियन डॉलर का अगले कुछ साल में, और उसके बाद जो बड़ा टारगेट है हमारा 3 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का टारगेट है अगले कुछ सालों में। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की सरकार और भारत के लोग ये दोनों मिलकर इस टारगेट को अचीव करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो तय कर लिया है हम इंडियंस ने, वो हमने हासिल किया है, इसे भी हासिल करें। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।